स्वागत है आपका अगेन हमारे मॉड्यूल 2 के अंदर में। तो लास्ट वाला मॉड्यूल जो था हमारा मॉड्यूल 1 था। 0 का 1 मतलब। ठीक है। तो हमने उठाया है बेड़ा कि हम JNCI का पूरा मॉड्यूल हिंदी में करेंगे। ओके। तो इसमें फिर मैंने जब इसको क्लिक किया तो ये सारे खुले जो इतने सारे मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर में। ऑलराइट। तो उसमें से मैंने 0 वाले को क्लिक किया तो ये वाली विंडो खुली थी। और जब ये वाली विंडो खुली तो इसका 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके। और कंप्लीट चूंकि हमने इसको कर दिया है तो अब हम नेक्स्ट वाला क्लिक करते हैं। ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ बिल्डिंग इथरनेट लैन को। ठीक है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये दूसरा मॉड्यूल चालू हो जाएगा। ठीक है। तो शुरू से चालू करते हैं इसको। तो स्वागत है आपका बिल्डिंग इथरनेट लैन मॉड्यूल के अंदर में। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं। हमने पुराने वाले वीडियो के अंदर में एड्रेसिंग के बारे में आर्किटेक्चर के बारे में सीख लिया। तो अब हम हमको जो सीखना है, हमने जो लैन और वैन के बारे में डिवाइड किए थे दोनों चीज़ों को, नेटवर्क को। तो लैन के अंदर में जो आता है वो है इथरनेट लैन्स। ओके। तो इस सेक्शन में हम क्या देखेंगे। नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट नेटवर्क मॉडल लेयर्स एड्रेसिंग, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इथरनेट लैन। तो हमारा जो यह टॉपिक है वो है इथरनेट लैन। इन दिस सेक्शन वी विल डिवाइड delve into the basic Ethernet operation as well as cover repeater hub and bridge operation and Ethernet switch operation। तो अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। जो ईथरनेट डिवाइस होता है, ईथरनेट एक केबल का नाम है। ठीक है। उसके ऑपरेशन के बारे में। अब उस ईथरनेट को हम जब हमारी एक क्षमता होती है केबल की कि एक केबल 100 मीटर की दूरी तक के ही सिग्नल पहुंचाएगा। तो जब ऐसी कोई हमारे पास में लिमिटेशन होती है तो उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए, सपोज हमें 100 नहीं 300 मीटर की दूरी तक के हमारे नेटवर्क बना हुआ है। तो उस केस के अंदर में क्या करते हैं, वेरियस डिवाइसेस का इजाद हुआ है, इन्वेंशन हुआ है। वो डिवाइस को लगाकर हम उसको 300 मीटर तक के उस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो वो आगे चला जाएगा, कनेक्शन की लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी। उसी प्रकार हब है, उसका भी एक कोई विशेष इस्तेमाल है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और फिर है ब्रिज। ब्रिज जो है वो स्विच का छोटा भाई है। या ये बोल लो कि जब मल्टी पोर्ट ब्रिज बनने लगे तो उसका नाम ब्रिज से हटाकर उसको स्विच नाम दे दिया। ठीक है। तो ब्रिज क्या होता है, जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज के अंदर ब्रिज क्या होता है, जो नदी के बहाव के ऊपर से एक आपको दो नदी के सेपरेटेड एरिया को कनेक्ट करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम ब्रिज कहते हैं। वैसे ही इसके अंदर में ब्रिज जो वर्ड है वो लेयर 2 पे, मतलब डेटा लिंक लेयर से जो डिवीजन होता है उस डिवीजन को पार करने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसे ब्रिज कहते हैं। ब्रिज जब एक पोर्ट वाला आया करता था, ये तकरीबन 1998 की बात होगी, तब उस दौर में ये चलता था। ठीक है। फिर सन 2000 के आसपास में इसी का बड़ा भाई आया जिसके अंदर में मल्टी पोर्ट स्विच थे। इसका बेसिक इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ, जो नए लोग हैं उनके लिए खास तौर पे। तो जैसे साइबर कैफे हुआ करता था, तो साइबर कैफे के अंदर में एक पीसी नहीं होते थे, कितने होते थे, 10-20 पीसी, किसी ने 100 पीसी 50 पीसी वाले भी साइबर कैफे बना रखे थे। क्या था, इंटरनेट घर घर एक्सेस नहीं थी उस टाइम पे। तो लोग इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए साइबर कैफे जाते थे। तो वहाँ कई कंप्यूटर होने की वजह से इस डिवाइस का इस्तेमाल होता था। तो ये जो सारे डिवाइस है इनको मैंने अपने हाथों से काम किया हुआ है और अपने आंखों से देखा है और बाकायदा इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये लेयर 2 डिवाइसेस है बेसिकली। जो हम लेयर 3 की बात कर रहे थे, नेटवर्क लेयर, वो लेयर पर जो डिवाइस काम करता है उसको हम राउटर बोलते हैं। तो ये जो हमारा मॉड्यूल है इसके अंदर में हम उस लेयर तक की बात नहीं कर रहे हैं। उसकी जब बात करेंगे तब हम मॉड्यूल 3 के अंदर में राउटिंग की जब बात करेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इनको, रिपीटर, हब, ब्रिज और स्विच को। ठीक है।
नेक्स्ट, तो इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के अंदर में इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के बारे में बताया हुआ है। बताया ये गया है कि आजकल के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर में कई प्रकार के डिवाइस होते हैं जिनके कई अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि राउटर, स्विच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राउटर, स्विच, फायरवॉल इत्यादि। ओके, अभी नेटवर्क ग्रो जो किया था उसके बारे में कुछ जानकारी दी है कि 1.6 बिलियन, 100 करोड़ को एक बिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो 150 करोड़ के आसपास पीसी कनेक्टेड है 2011 में। तो ऐसे जटिल माहौल के अंदर, ऐसे जटिल कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के अंदर में हमारे पास में कई सारे डिफरेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नेटवर्क डिवाइस यूज्ड डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस यूज्ड इन today's network, it's helpful to understand the predecessor to those devices. To gain that understanding, we are going to take a look at the history of the fiction company called SME company। एक कंपनी बताइए आया ताकि आपको समझ में आया, उसके लिए एक कंपनी प्रोजेक्ट के लिए आपको, टू गिव यू मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एसीएम एसीएमई कंपनी का एक मॉडल रखा है आपके सामने। When ACM company was established in the mid 1980, the company had only few pieces। तो 1980 के दशक में, जब ये एक्चुअली सत्य कहानी के ऊपर भी आधारित है, ऐसा बोल सकते हो आप। इस कहानी को समझाने के लिए एसीएम कंपनी का एक एग्जाम्पल दिया गया। कोई नाम नहीं दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करना, इन दैट केस ऐसा नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो देयर नेटवर्किंग नीड वेर प्रीटी सिंपल। तो जब 1980 के दशक में फ्यू कंप्यूटर्स थे, तब कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं था। दे नीडेड टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट एज वेल एज सिंगल प्रिंटर। तो ये चित्र जो बताया है इन्होंने, कुछ इस तरह से नेटवर्किंग थी 1980 के दशक में, ठीक है। उसके बाद में क्या है, तो वो बेसिकली क्या करते थे, उनका काम ये था कि कंप्यूटर पे फॉक्स प्रो, एक्सेल, ऐसी ऐसे कुछ चीजें चलाना है, जिससे अकाउंटिंग के पैकेजेस, एचआर की नॉर्मल वर्ड वाली वर्ड फाइल एक्सेट्रा, ठीक है, वो आपस में शेयर करना और फिर ज्यादा से ज्यादा उसका प्रिंट आउट लेना, ठीक है। सो दिस रूल गिव्स a new any new device these rules give any new device attached to the wire the ability to communicate with any other attached device. Although Ethernet technology has evolved considerably since it was first implemented, the fundamental operation remain the same। तो वो उस जमाने में भी ईथरनेट टेक्नोलॉजी चलती थी, ठीक है। उसको बोलते थे ईथरनेट टू फ्रेम फॉर्मेट। तो ईथरनेट और 802.3, ये दो L2 के प्रोटोकॉल्स थे, जो एक दूसरे में काफी सेम है, बहुत कम डिफरेंस था उन दोनों के बीच में। तो ये उसका फ्रेम का उसके फ्रेम का डिजाइन है, इस तरह से होता था डिजाइन। डेस्टिनेशन लेयर टू सोर्स लेयर टू टाइप, यहाँ टाइप की जगह पर कुछ और है 802.3 के अंदर में, बस बाकी सारा कुछ सेम रहता था, ठीक है। कम्युनिकेट कैसे करते थे, इस पीसी से इस पीसी के साथ, या फिर इस पीसी से प्रिंट आउट निकालने के लिए, ठीक है। अब इथरनेट कंपोनेंट नेटवर्क सेगमेंट। अभी इथरनेट के अंदर में क्या क्या चीजें लगी रहती है, तो बेसिकली इथरनेट के अंदर में जो डिवाइस लगा रहता है वो है ये कार्ड। पहले ये कार्ड अलग से आता था, ठीक है। वो कार्ड आपका अलग से लगाना पड़ता था पीसी के अंदर में, जिसको बोलते थे लैन कार्ड, ठीक है। लेकिन समय के बीतते हुए कंप्यूटर वेंडरों ने क्या किया कि उस कार्ड को अपने मदरबोर्ड में ही जगह दे दी। तो अब क्या है, ये कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर जो इसका एक लैन केबल लगाने के लिए जगह होती है, वो जगह बाकायदा मदरबोर्ड के अंदर ही होती है, ठीक है। ओके, नेटवर्क सेगमेंट किसे कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क डिवाइस दैट compete विथ ईच अदर फॉर एक्सेस टू द वायर। ओके, तो ये एक पाइपलाइन की तरह है, जिस तरह नल के पाइपलाइन लगे हुए रहते हैं हमारे यहाँ पर। उसी नल के पाइप में पानी आता है और डिफरेंट घर के लोग जो है उसी के अंदर से पानी लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि वो पानी जो है शेयर्ड हो रहा है सभी के बीच में, ठीक है। वो पानी जो है वो शेयर हो रहा है सभी के बीच में, मतलब
अगर एक पाइप की कैपेसिटी 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 इंची पाइप है, तो 1 इंची पाइप है तो उसमें जितना पानी का प्रभाव होगा वो इन तीनों के अंदर बटेगा। ठीक है, तो उसका कोई मैकेनिज्म होता है, उसका कोई तरीका होता है किस तरह से आपस में बात करेंगे। अगर सभी एक साथ बात करेंगे, इसको हम एज्यूम करते हैं, पानी के पाइप को छोड़ के हम इसको दूसरे संदर्भ में अगर लें तो ये एक मीटिंग रूम है, सपोज करिए। इसमें 3 अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। तो जो इथरनेट है वो हमारे एनवायरनमेंट हो गया, हमारी आवाज जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के माध्यम से एक दूसरे के पास जाती है, स्पेस के माध्यम से जाती है। वायरलेस है हमारी आवाज, यहाँ से जो निकली उसको वायर नहीं लगता दूसरे कान तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो वो कंटेंशन इसको कहते हैं कि जब 3 लोग बात कर रहे हैं तो तीनों बात नहीं कर सकते, उसमें से किसी एक को बात करने के लिए अ, अनुमति होगी और बाकी 2 को चुप रहना पड़ेगा। तब इस एनवायरनमेंट को, यह माध्यम जो हमारे बीच में है, अ, वायु बोल लो या स्पेस बोल लो, उसका सही उपयोग हो सकता है। अदरवाइज तीनों लोग अगर बात करेंगे तो शब्द हम बराबर, हमारे कान उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे और हमारे बीच में बात ढंग से नहीं हो पाएगी। चलो 3 लोगों का जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा छोटा है तो इसलिए थोड़ा समझने में इतना आसानी नहीं दे रहा है, लेकिन सपोज करो कि एक मीटिंग रूम के अंदर में 10 लोग बैठे हैं, बोर्ड रूम मीटिंग चल रही है, उसके अंदर 10 लोग बैठे हैं और 10 ही अगर बात करेंगे तो क्या होगा? तो क्यूओस क्रिएट हो जाएगा। उसी एनालॉजी को अगर हम हमारे लैंग्वेज के अंदर में नेटवर्किंग में अगर रखें, तो यदि सभी लोग सिर्फ सेंड सेंड कर रहे हैं एक दूसरे के लिए और एक ही टाइम पे सेंड कर रहे हैं, ये तो नैनो सेकंड्स के अंदर में ट्रांसफर हो जाती है आपकी डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, लेकिन वही नैनो सेकंड में, हर नैनो सेकंड पे कंप्यूटर की क्षमता भी क्या है, वो हर नैनो सेकंड्स पे सिग्नल्स ट्रांसफर कर सके। तो ये नैनो सेकंड्स में जाने वाली जो बात है, टाइम एंड स्पेस को हम अगर नगण्य मान ले, जीरो मान ले, तो एक ही टाइम पे अगर सब बात करेंगे तो ये आपस में एक साथ टकरा जाएंगे और सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, मतलब बिगड़ जाएंगे सिग्नल। 5 1 लिखने के लिए मैंने 5 का इस्तेमाल किया था, तो -5 टकरा जाने की वजह से या तो 10 हो जाएगा या 7 हो जाएगा या ढाई भी हो सकता है, तो कोलिशन होगा। तो इस चीज को हम वैसे, देखिए टॉपिक के अंदर में तो नहीं है, लेकिन इस एरिया को, पूरे एरिया को हम कोलिशन डोमेन बोलते हैं। कोलिशन डोमेन मतलब अगर ये दोनों भी एक टाइम पे बात करते हैं तो उन दोनों के पैकेट्स, उन दोनों की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो आपस में टकरा करके जीरो हो जाएंगे या उपयोगी नहीं रहेंगे। तो इसे कोलिशन डोमेन कहते हैं। इसी प्रकार इसी माध्यम में ये भी क्षमता है कि सारे ही बात कर सकते हैं। तो सारे जब बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जैसे हम माइक पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो जब ब्रॉडकास्ट सारे लोग करेंगे, यानी मीटिंग रूम का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें यदि 10 के 10 लोग आपस में बोलने लग जाए तो बेसिकली इट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट। कोलिजन तो 2 लोग बात कर रहे थे तो टकरा गई बातें, 3 लोग कर रहे थे तो टकरा गई, लेकिन ब्रॉडकास्ट ऐसा हुआ कि सभी बात कर रहे हैं। तो ये जब सभी बात करेंगे तो सिग्नल के सिग्नल के ट्रांसफर से अ, जो भीड़ केबल के ऊपर में लगी है, आपस में सारे टकरा जाएंगे और किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। ओके, डेटा और इंफॉर्मेशन में भी फर्क होता है, राइट? डेटा क्या होता है? जो जिस इंफॉर्मेशन का कोई मीनिंग नहीं है उसे डेटा कहते हैं। और इंफॉर्मेशन जो होती है, जो जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला, उसका कोई महत्व है, वो सेंटेंस का कोई मतलब है, तो वह इंफॉर्मेशन होती है। ओके, तो जब सारा ही इलेक्ट्रिकल आपस में टकरा जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। हाउ डू एंड यूजर डिवाइस कनेक्ट टू द नेटवर्क सेगमेंट यूजिंग ए नेटवर्क कार्ड, इथरनेट केबल और ए वायरलेस लिंक? तो ये तीनों तरीके बताए हुए हैं कि अब जो पीसी है वो कैसे कनेक्ट करता है। तो पुराने जमाने में ये चल रहा था। ठीक है, आजकल ये नहीं लगा रहता, डायरेक्ट बोर्ड के अंदर में केबल घुस जाता है। ठीक है, ये एक स्विच भी हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। और वायरलेस का डोंगल, ये भी, इसका भी जमाना चला गया है। अब वायरलेस वाईफाई आपके मदरबोर्ड पे ही डायरेक्टली बिल्ड रहता है, ये अलग से नहीं लगाना पड़ता है। ये हालांकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले 10 साल पहले, या अभी भी बिकते तो अभी भी हैं। ठीक है, हाउ डू एंड यूजर डिवाइस कनेक्ट टू द नेटवर्क सेगमेंट? तो एंड यूजर डिवाइस नेटवर्क सेगमेंट से कैसे कनेक्ट करते हैं? तो वो जो कार्ड जो लगाया था, आइदर वो परमानेंटली लगा हुआ हो
या लैन कार्ड लगाने के बाद में लगा हो, तो उसका एक यूनिक हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ एड्रेस होता है। उस एड्रेस से, जिसे मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या L2 एड्रेस बोलते हैं, उससे उस डिवाइस की पहचान होती है। ठीक है। तो लेयर 2 पर जो मैक, जो ये वाला कार्ड लगा रहता है, उसके द्वारा कोई भी अपने डिवाइस, कोई भी अपने नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, ये वाला या ये वाला भी हो सकता है वायरलेस के केस में। ठीक है। और मोर इन्फॉर्मेशन अगर जाननी है तो हम इसे क्लिक करते हैं, क्लिक द एडिशनल इन्फॉर्मेशन बटन टू लर्न मोर अबाउट द निक। तो हम निक के बारे में थोड़ा ज्यादा, क्या चाहता है ये। अच्छा, यहाँ ये अब होगा क्लिक। ओके, खत्म होने के बाद लीजिए निक के बारे में पढ़ते हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड इज a computer hardware component installed in a computer or printer so that it can connect to a network। तो ये कार्ड लगाने से प्रिंटर या कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट हो जाता है। द टर्म निक, नेटवर्क एडाप्टर, नेटवर्क कार्ड एंड लैन एडाप्टर आर यूज इंटरचेंजेबली। तो ये तीनों नाम जो है इसी के हैं। इन 1990s ए निक वाज एन एक्सपेंशन कार्ड। 1980 के दशक में ये अलग से बाहर से लगता था इनटू द कंप्यूटर बस। कंप्यूटर की जो उसके अंदर बस लगी होती है, मतलब खांचे टाइप के होते हैं, उसमें घुसता था ये। टुडे मोस्ट कंप्यूटर हैज निक बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड एंड ए सेपरेट कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस यू नीड कनेक्शन टू मल्टीपल नेटवर्क। अब अगर पीसी में आपको दो तीन जगह पर कनेक्ट करना है तो फिर ये एक्सटेंशन लगा सकते हैं, अदरवाइज एक तो इसके अंदर ही बिल्ट रहता है। निक ऑन पर्सनल कंप्यूटर टुडे कॉमनली यूज आइदर इथरनेट केबल और वायरलेस कन्वेंशन। तो ज्यादातर अभी आप जो देख रहे हैं वो, या तो इथरनेट केबल तो आजकल कोई भी लगा नहीं रहा है, ऑफिस के अंदर में ज्यादातर लोग सिर्फ वायरलेस यूज कर रहे हैं। वायरलेस नेक with a USB interface can easily be added to almost any। तो वायरलेस निक with a USB interface can easily be added to a almost any computer। तो ये वाला जो है ये किसी भी पीसी और लैपटॉप को लगा सकते हो। सॉरी, थोड़ी आवाज में गड़बड़ी होगी खांसी आने की वजह से। ऑलराइट, नेक्स्ट। फिर ओके, ये था CSM में CD, ये था फुल फॉर्म इसका देख लेते हैं। CSM में CD फुल फॉर्म तो ये है एकदम बेसिक पे जाके हम पढ़ रहे हैं। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर, कैरियर को सेंस करना और मल्टीपल लोगों को एक्सेस दिलाना। और कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन को अवॉइड करना, ये है इसका बेसिक प्रोटोकॉल का नियम, या जो भी सॉफ्टवेयर वो इसके अंदर यूज करा उसका काम। तो सी एस एम ए स्टैंड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। इट इज ए नेटवर्क protocol that used to prevent collision when multiple station and signal over a data link layer। जब डेटा लिंक लेयर पर कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो इनकी आपस में कोलिशन ना हो, उसके लिए, उस हेतु यह प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यह इस्तेमाल होता है 802.11 नेटवर्क एंड इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर अ वायरलेस नेटवर्क। तो इसमें काफी डिटेल्ड चीजें हैं लाइफ में। CSM में CAD भी है और CSM में CA भी है। तो अवॉइडेंस का मैकेनिज्म भी है उसमें, और कोलिजन डिटेक्शन का भी। तो डिटेक्शन जब कर लेता था तो उसको अलोहा प्रोटोकॉल बोलते थे। ये 1980 के दशक की बात है। तो अलोहा प्रोटोकॉल क्या करता था, जैसे मीटिंग में क्या होता है, आप भी बात कर रहे हो, आपके बॉस भी बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक चुप होगा। कौन चुप होगा? 90% केस के अंदर में आप चुप होंगे, बॉस चुप नहीं होगा। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बंदा ही बोलता रहता है। जब खास तौर पे झगड़ा चल रहा हो तो हो सकता है कि बंदा ही कभी एक्सरेसी हो जाए। ऑलराइट। तो ये दो मैकेनिज्म है जो डेटा लिंक लेयर पर है। और एक्सेस टू द फिजिकल वायर और सेगमेंट इज कंट्रोल बाय ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक प्रोटोकॉल। तो ये दूसरा प्रोटोकॉल जो इस लेयर पर, डेटा लिंक पर लेयर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो एड्रेसिंग के लिए है। तो एड्रेसिंग हमने पहले देखी थी, डेटा लिंक लेयर के एड्रेसिंग, और डीप में हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो इस लेयर पर ये दो प्रोटोकॉल, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर TCP और UDP काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पर IP और IP या IPv6, IPX भी एक हुआ करता था एक जमाने में, वो भी काम करता था, बट एक ही उसमें काम करते हैं। यहाँ पर दो करते हैं, तो दो डिवीजन थे इसके अंदर में। ठीक है।
अब हाउ डू डिवाइस नो व्हेन इट इज देयर टर्न टू सेंड डेटा, तो ये इसको कन्वर्सेशन वर्क व्हेन ओनली वन पर्सन इज टॉकिंग, कन्वर्सेशन कब होता है जब एक आदमी बोल रहा है और बाकी सारे सुन रहे हो। तो इन ईथरनेट लैन द CSMA CD प्रोटोकॉल रेगुलेट द कन्वर्सेशन। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक तौर पे जो भी मैकेनिज्म होता होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला समझा सकता है बहुत अच्छे से, लेकिन नेटवर्क इंजीनियर को समझने की बात ऐसी है कि यदि दो लोगों के बीच में कोलिशन हुआ तो एक बिट सेंड कर दी जाती है पूरे केबल के ऊपर में कि भाई कोलिशन हो गया। तो कोलिशन हो गया है, तो इसमें फिर कई सारे दूसरे दूसरे प्रोटोकॉल भी आए थे रिंग टोपोलॉजी के अंदर में, बस टोपोलॉजी के अंदर में, बट हमको उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बीत गई बात, अब उसके बारे में कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। लेकिन CSMA CD की अभी भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि इस केबल पर कुछ है तो ये सभी लोग सुन रहे हो तो ध्यान लगा के। आपने अगर लिनक्स पे काम किया तो आपने देखा होगा कि लेयर 4 का प्रोटोकॉल सेंस कर रहा होता है लिनक्स बैठ के कि TCP पर किसी पोर्ट पर कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है हमेशा। उसी तरह लेयर 2 पर भी कंप्यूटर सुन रहे होते हैं इस लाइन को, जी, कि इसके ऊपर में कोई पैकेट तो नहीं डल गया। ओके। और ये बहुत अच्छा समझने के लिए था एक एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, जिसका मैंने अभी नाम लिया था रिंग टोपोलॉजी के अंदर। तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता था, बाकायदा इसको रिंग बना दो आप, ये बस टोपोलॉजी ऐसे, ये रिंग बना दो तो इसके अंदर में एक पैकेट घूमता रहता था। या ऐसा समझ लो कि हमारे इधर जैसे ये होता है, बस अगर आती है, अब तो खैर नहीं होने लगा इतना ज्यादा, लेकिन होता है छोटी जगहों पर भी जहाँ पर बसों के अंदर में सीट रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, तो लोग क्या करते हैं खिड़की से अपनी सीट के ऊपर में अपने रुमाल या गमछा फेंक देते हैं, राइट। इन दैट वे एकदम सेम एनोलॉजी आप समझ लो इसमें कि इसके ऊपर में अगर कोई अपना कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसके पहले एक पैकेट, एक सॉरी क्या बोलते हैं हम उसको, पैकेट फ्रेगमेंट, फ्रेम, सॉरी फ्रेम, या तो लेयर 2 पर फ्रेम होती है, तो फ्रेम छूटी हुई रहती है जिससे पता चल जाता है कि ये भाई कोई तो इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उस वक्त पर नहीं बोलेगा, ठीक है। तो एनोलॉजी याद रखें तो समझ में आ जाएगा CSMA CD क्या करता है। ओके। अब हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट, वो भी एक दौर था जब हाफ डुप्लेक्स भी कम्युनिकेशन होता था। तो मतलब क्या है, आपने वायरलेस आपने वायरलेस जो वायरलेस हेडसेट हैंडसेट रहता है मिलिट्री वालों के पास में या पुलिस वालों के पास में, और आजकल मॉलों के अंदर में अ, जो सिक्योरिटीज रहती है उनके पास में रहता है वो हेडफोन, राइट, जिसके अंदर एक बटन होती है, उसको दबाकर बोलना पड़ता है चेक 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 करके, टैंगो, क्या तो बोलते हैं मिलिट्री वाले, गॉट इट। तो उसमें क्या होता है कि उस फ्रीक्वेंसी के अंदर में कैपेसिटी ऐसी होती है कि एक ही वक्त एक आदमी बात कर सकता है। तो जब वो बात करता है तो दूसरे वाले सुन रहे होते हैं, फिर वो ओवर एंड आउट बोलता है, ओवर एंड आउट बोलता है तो फिर वो दूसरा वाला इस पर वो जो बटन है बोलने वाली बटन, वो बटन को दबाता है और फिर वो बोलना चाहता है, चालू करता है। दोनों लोग उस मोड में बात नहीं कर सकते क्योंकि हाफ डुप्लेक्स है, एक तरफ से जाने का रास्ता है। ये वाले बटन दबाकर बोल देगी, उसके बाद में ये सुन लेगा, फिर ये आउट बोलेगी, तो ये बटन पे से आउट बोलकर बटन पे से हाथ हटा देगी। जब वो ऐसा कर लेगी तो ये वाला आदमी वापस वो बोलने वाली स्पीकिंग वाली बटन को दबाएगा और बोलेगा। तो ये इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड कैसा हुआ, जैसे हमारे आज के मोबाइल है, उसमें क्या है, बोलना और सुनना दोनों अलाउड है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे दोनों चले जाते हैं, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, बोलने की अलग, और अ, इसको रेडियो बोलते हैं हम पुराने जमाने वाले को, राइट। तो इसके अंदर में दोनों फ्रीक्वेंसी थे, बोलने और सुनने की, आजकल जो है मोबाइल में। तो वैसे ही आजकल के केबल में भी ट्रैफिक जो है वो फुल डुप्लेक्स जा सकता है, ठीक है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है जो मैं आगे दूंगा, फुल डुप्लेक्स कैसे हो जाता है उस केबल के ऊपर में, ठीक है, वो आगे आएगा फिर मैं बताता हूँ। ऑलराइट, कोलिजन डोमेन की जो बात थी वो हमने समझ ली है, उसी का एग्जांपल ये वापस से दे रहा है, ठीक है। अब हम इसको रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो क्या हो रहा है,
How does a device know when it is its turn to start data? When one device on a network segment is transmitting data, अदर डिवाइस कैन नॉट ट्रांसमिट डेटा। तो एक अगर भेज रहा है तो दूसरे नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, कान लगा के बैठे हुए हैं सारे के सारे। साउंड लाइक द वायर इज क्लियर। अब जब ये खाली है ऐसा किसी को पता चलेगा तभी वो इसके ऊपर में ट्रैफिक डालेगा, राइट। तो ये है एक तरीका है। ऑलराइट, फिर आगे देखिए। अब क्या हुआ, हाउ वाज योर वीकेंड, व्हाट व्हाट आर यू डूइंग फॉर लंच। तो इस तरह से एक एक व्यक्ति जब खाली वक्त पर खाली जब रहेगा तब बोलेंगे तब। अदरवाइज भर गया है अगर एक बोल रहा है और ये सारे सुन रहे हैं लेकिन सारे के सारे बोल भी रहे हैं तो ये देखो कोलेशन होगा। कोलेशन हो गया तो क्या होगा कि इसकी बात इसको नहीं समझ में आएगी, इसकी बात इसको नहीं समझ में आएगी, राइट। देखो वही लिखा है, बट कोलेशन डिटेक्शन इज द सीडी पार्ट ऑफ द सीएसएम। तो ये डिटेक्शन कैसे करता है, तो ये टाइम को पैरामीटर बनाकर इसको इसका इस्तेमाल करते हैं कोलेशन डिटेक्शन का। तो जैसे क्या हुआ, एक पैकेट सेंड किया इसमें कि भैया मैं आने वाले 17 नैनो सेकंड तक मैं सेंड करूंगा। उसने जब ये बोल दिया तो बाकी सारे चुप हो जाएंगे। फिर 17 नैनो सेकंड तक ये काउंटर लगा के रखेगा बीच वाला पीसी। 17 नैनो सेकंड के बाद अगर इसके पास कुछ भेजने के लिए तो फटाक से ये एक टोकन मनी भिजवाएगा, टोकन सिग्नल भिजवाएगा, बोलेगा भाई अब 30 सेकंड तक के 30 मिली सेकंड तक मैं भेजूंगा। ये बेचारा चुप हो जाएगा, ये बेचारा चुप हो जाएगा और कोलिशन नहीं होगा। और ऑलराइट अब ये वही वही एक्सप्लेन कर रहा है, और लेकिन सिर्फ ये बता रहा है कि अगर कोलिजन हुआ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू डिवाइस नोस विच डेटा इज फॉर देम। ओके, ये बड़ा मूलतः क्वेश्चन है। तो कैसे पता चलेगा लिसनर को तो कि वो डेटा जो आ रहा है वो उसके लिए है। तो इसका जवाब ये है कि पहली चीज तो ये स्टार्ट डिलिमिनेटर, तो ये 0 और 1 के बीच में पता कैसे चलता है कि फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो। तो ये वाले जो है ये स्टार्ट डिलिमीटर, मतलब 01 01 01 01 ये इतनी 1 2 3 4 4 8 जब दिखेगा तो ये समझ में आएगा कि यहाँ से डेटा चालू हुआ। फिर वैसा ही वाला जब आएगा तो वो खत्म हो गया एक डेटा। फिर वैसा ही वाला आएगा, फिर वैसे ही वाला, ऐसे आते रहेगा ऐसे रहेगा। तो डेटा के चंक्स आपस में हम बांट पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। लेट्स begin with looking at how data is encapsulated when a device need to send data. The NIC encapsulate it into the Ethernet frame। तो क्या करेगा वो, Ethernet फ्रेम के अंदर में वो निक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है उसको डेटा के ऊपर हमने देखा था ना, जैसे हेडर और ट्रेलर लगा के भेजेगा। तो ये काम है निक का, ठीक है। अब जो आपकी ईथरनेट 2 है उसके जैसा ही ये देखना है। ये इसका नाम जो था ईथरनेट 2 भी था पहले। तो ये एक ही चीज है दोनों, ठीक है। ये उसमें सिर्फ ये टाइप वाली जो है उसका नाम कुछ और था, राइट। लेकिन चीज वही ले जाता था, बस इस फ्रेम का नाम अलग था। जैसे टाइप के बदले में टाइप के बदले में क्या था, बताता हूँ मैं आपको जरा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईथरनेट 2 फ्रेंड है। तो टाइप फील्ड के बदले में चित्र चाहिए था हमें, तो नहीं, इसमें मजा नहीं आएगा। इमेज, ये रहा लेंथ। तो यहाँ लेंथ था और यहाँ टाइप था, यही डिफरेंस था, ठीक है। तो वेरियस जबकि यूज दोनों ही एक ही, दोनों ही जो 8023 है इसको खोल देते हैं हम बड़े वाले को। यहाँ पर इथरनेट टाइप था 802.3 फ्रेम के अंदर में, और इसके अंदर में इसको लेंथ नाम दे दिया था इन्होंने। बस यही डिफरेंस किया था, बाकी सारी चीज सेम है, ठीक है। उसका कोई एक पर्टिकुलर रीजन था, वो भी अब हमने यहाँ तक खोला है तो उसको पढ़ ही लेते हैं।
वन सेकेंड, यदि पीछे वाले में आया हो। व्हाट इज द डिफरेंस? कोई डिफरेंस इस तरह से नहीं है कि इट विल बी impacting anything. देखो, the main difference between Ethernet 2 and IEEE 8023 frame is the type of field in the Ethernet header. Ethernet 2 uses type field in the header, और Ethernet का IEEE 802 जो स्टैंडर्ड बना था, वो लेंथ, उसका नाम दे देता था लेंथ फील्ड, indicate the length of the data portion of the packet. The maximum length of this frame is 15, मतलब इसके अंदर में इतने बिट आ सकते हैं, 15 18 डेसिमल्स। ओके, दैट्स ऑल। ऑलराइट। ओके, अभी ये पूरा इसके बारे में बताया हुआ है कि ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, मैं बताता हूँ इसमें क्या है स्टोरी। इथरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली डेवलप्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। ये तो मानने वाली बात है कि ये जो इथरनेट टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई है 1970 के दशक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब से इस्तेमाल हो रही है, और हम आज चल रहे हैं 2025 में। तो जितने भी मॉडल डेवलप हुए हैं इथरनेट के बाद में, वो सारे पेरेंट इथरनेट ही है उसका। हिस्टोरिकली द टर्म इथरनेट रिफर टू फैमिली ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इंक्लूड्स लैन एंड मेट्रोपॉलिटन एक्सेस नेटवर्क। तो पुरातन काल में, मतलब आज से 40 साल पहले, हिस्टोरिकली इस चीज के लिए बोलते थे, किस चीज के लिए? लैन और मैन के लिए। लेकिन आजकल ये वैन में भी इस्तेमाल होने लगे, मतलब अब वैन को भी आप इथरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। तो मतलब सिस्को के जो बॉक्स है उसके अंदर में वैन पोर्ट भी इथरनेट आने लगे हैं कईयों सालों से। इथरनेट was originally developed by Xerox and then standardized by DEC। डेल और ये दो तीन कंपनी है इसके अंदर में, जिन्होंने मिलके ये कंपनी बनाई थी। तो ये तीनों ने, ओके, डीईसी, इंटेल और जेरोक्स, ये तीन कंपनी। दिस स्टैंडर्डाइज वर्जन इज रेफर टू एज इथरनेट वर्जन 2। इसको इथरनेट वर्जन 2 बोलते हैं। और फिर जब आई ट्रिपल ई ने इसको स्टैंडर्ड बनाया तो इसको हम फिर 802.3 सी एस एम ए सी डी कोलेशन डिटेक्टर स्टैंडर्ड यूज बाय द इथरनेट, ये वाला नाम दे देते हैं इसको। उसके साथ साथ 802.5, 802.2, 802.11, ये सारे अलग अलग वर्जन्स हैं इसके। राइट, आगे क्या है? जस्ट चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं। ये मिस हो जाती है कभी कभी। ऑलराइट, नाउ इथरनेट एवोल्यूशन एंड द टर्म 802.3 जो हमने इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ा था, वो उसके बारे में यही यहाँ पर दिया है। बिकॉज आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड डिफर्ड स्लाइटली फ्रॉम द डीईसी, थोड़ा सा अलग था। द फ्रेम फॉर्मेट ऑल्सो डिफर्ड स्लाइटली। तो चूंकि उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा लगता है, इसलिए उसका फ्रेम फॉर्मेट भी लगता है। 802.3 फ्रेम फॉर्मेट इंक्लूड लॉजिकल लिंक पोर्शन विच अलाउ लेयर 3 प्रोटोकॉल अदर देन IP2 दी वायर। तो 8023 के अंदर, इथरनेट वाले के अंदर में सिर्फ आईपी ही जा सकता था एज ए, मतलब कैरियर अगर इथरनेट 2 है तो उस पर सिर्फ आईपी प्रोटोकॉल ही जाएगा, उसके ऊपर वाला, मतलब नेटवर्क लेयर का जो कंटेंट है, जो पेलोड जिसको बोलते हैं हमारी ट्रांसपोर्ट की भाषा में, मतलब ऐसा ट्रक, अगर इथरनेट वाला ट्रक है तो इथरनेट के ऊपर में, ट्रक के ऊपर में जो माल जाएगा वो आईपी ही रहेगा। लेकिन जब उसने स्टैंडर्ड बनाया तो उसने इस बात को थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया कि अब IPX और दूसरे, हालांकि उसके बाद में कोई दूसरे प्रोटोकॉल उस लेयर पर IPv6 को छोड़ के पनप नहीं पाए। IPsec खत्म हो गया, सॉरी, IPX खत्म हो गया, और उसकी कंपनियां भी खत्म हो गई जो उसको सपोर्ट करती थी। बहुत मिनिमम छोटी छोटी सी कंपनी बच गई हो, अदरवाइज पूरा वर्ल्ड जो है वो आईपी बेस्ड हो गया। तो उसका कोई औचित्य नहीं बना ये बनाने का, लेकिन फिर भी मार्केट को एक आप क्या बोलना चाहिए, ऑप्शन दे दिया था। स्टैंडर्डाइज वालों का काम ही है ना कि वो ऑप्शन दे दे आपके उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को।
राइट, स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, एक बड़ा प्लेयर हमेशा मार्केट के ऊपर में रूल करता है। राइट। तो ये डिफरेंस था कि जो जो ओरिजिनल था डीईसी वालों का, वो वाले के ऊपर में सिर्फ आईपी जा सकता है। अब हालांकि 8023 फ्रेम के ऊपर में जो कि स्टैंडर्डाइज है, एक स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन IEEE ने जिसको इजाद किया है, वो उसके ऊपर में आप लेयर 3 का कोई सा भी पेलोड भिजवा सकते हो। ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल हैं उसके। वैन में अलग प्रोटोकॉल है लेयर 3 के लिए, फ्रेम रिले के अंदर में अलग है, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है आज की तारीख में खत्म हो चुकी है। तो इसका कोई, इस संदर्भ को सिर्फ याद रख लेना इज मोर देन इनफ। इसका कोई औचित्य हालांकि नहीं है। ऑलराइट, तो दैट वाज द डिफरेंस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। राइट, नेक्स्ट, इथरनेट फ्रेम 2, फ्रेम के अंदर की फील्ड के बारे में जानते हैं अब हम। ठीक है। So let's begin by looking at how data is let's begin at how data is encapsulated when a device need to send the data the NIC encapsulate। ये तो बता दिया था कि निक का काम है इसको एनकैप्सुलेशन करके भेजना। अब ये हर एक निक पर जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है हमेशा तक। Each NIC has a unique layer to address that assigned by its manufacturer. The manufacturer burn the address, burn मतलब उसके अंदर में ही चिपका देता है, अलग से नहीं आता। जैसे कार के ऊपर में अलग से हम लगाते हैं प्लेट, जैसे प्लेट नहीं लगी रहती, वो अंदर ही बर्न इन रहता है, उसके अंदर में लिखा रहता है द निक यूजेस द एड्रेस एज द सोर्स एड्रेस इन द फ्रेम। तो जब यहाँ से कोई फ्रेम निकलेगी बाहर, फिजिकल लेयर पर जाएगी किसी और के लिए, तो वो वहां पर हमारे निक का एड्रेस का इस्तेमाल करेगा। ओके। The NIC uses the address as a source address in the frame. For the destination address, it uses the address that is burned into the NIC on the receiver side. तो मेरे पीसी पर से मैं अगर आपके पीसी पर कुछ भिजवा रहा हूँ तो मैं सोर्स में अपने वाला एड्रेस का लिखूंगा, और डेस्टिनेशन में आपके निक पर जो एड्रेस छपा है, जो उस कंपनी ने, जिस कंपनी ने चिप बनाई है, उसका यूनिक होगा वो हमेशा। वो इट इज नॉट डुप्लीकेटेड एवर। ठीक है। तो वो चिपकाऊंगा और फिर मैं भेज दूंगा। ठीक है। इसीलिए ये जो है, ये होप बाय होप, जब लंबी दूरी पर जाना होता है ट्रैफिक को एंड टू एंड, तो बीच में अगर कोई दूसरे होप है तो ये अपने नेक्स्ट होप का रहता है या गेटवे का रहता है ये एड्रेस। ठीक है। उसी एड्रेस को क्या बोलते हैं वो आपने पहले भी देख लिया, 3 नाम उसने पहले भी बताया हूँ, और वापस से भी देख लो आप। हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं, तीनों एक ही चीज का नाम है। ठीक है। इथरनेट टू फ्रेम फील्ड, ईच फील्ड टू लर्न अबाउट द इथरनेट फ्रेम। अभी अभी एक एक को आप क्लिक करोगे और जानोगे कि इसमें क्या है। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, इज लेयर टू मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस दैट विल रिसीव द फ्रेम। सोर्स एड्रेस क्या है, जो भेजने वाला है उसका। टाइप में क्या है, द टाइप विल आइडेंटिफाई विच लेयर 3 प्रोटोकॉल इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द इथरनेट फ्रेम। प्रोटोकॉल टाइप इंक्लूड, देखो ये 803 के अगर ये नहीं होता और ये इथरनेट टू फ्रेम ही होती, तो उसमें सिर्फ आईपी ही जा सकता था। लेकिन ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें आईपी भी जा सकता है, एप्पल टैग, IPX। ये तो इनके नाम नहीं सुने होंगे, बहुत कम लोगों ने सुने होंगे। IPX नोवल नेटवर्क यूज करता था, एप्पल टॉक एप्पल वाले यूज करते थे। तो ये भी पेलोड ले सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है। दिस फील्ड इज ओनली वन दैट डिफर बिटवीन द इथरनेट टू एंड 8023 frame format. In a 803 format frame, this field indicate the length of the frame। तो जो 8023 है उसके अंदर में ये आपके, क्योंकि उसने उसमें उसमें तो गुंजाइश नहीं है कुछ और भिजवाने के लिए, तो उस फ्रेम फॉर्मेट के अंदर में वो लेंथ, फ्रेम की लेंथ बताता है। ठीक है। हाउ डू डिवाइस नो विच डेटा इज फॉर देम। तो अभी इतना जब हमने देख लिया तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे होता होगा। तो ऐसे होता है कि सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस ये लिखे रहते हैं। तो डेस्टिनेशन एड्रेस सभी डेटा लिंक लेयर सुन रही होती है अपने केबल के ऊपर में, और सपोज उस केबल के ऊपर में 25 डिवाइसेस हैं, तो 25 डिवाइसेस सारे के सारे
उसके ऊपर कान लगाए बैठे हुए हैं। ठीक है। ये 48 बिट यानी कि 6 बाइट एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमली डिनोट किया जाता है। हेक्साडेसिमल क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक, और फिर ABCDEF तक। ठीक है, एफ तक के। तो ये इस तरह से लिखा रहता है। अब मैं अगर रिसीविंग डिवाइस हूँ, तो मैं ध्यान से केबल के ऊपर कान लगा के बैठा हूँ कि कोई मेरा एड्रेस, मतलब कोई मेरे एड्रेस के लिए ट्रैफिक तो नहीं भेज रहा है। यदि भेज रहा है तो मैं उसे जी सीधे एक्सेप्ट कर लूंगा। बाकी सब लोगों को ये एड्रेस जो सुनाई देंगे और उन्हें पता चलेगा कि ये उनके नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। इसके अंदर में ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ये बहुत काम का, अ, जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं तब काफी काम में आता है। जैसे सिस्को एक स्पेसिफिक है, तो मैं किसी सिस्को के डिवाइस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ, तो मुझे जब मैं मैक टेबल देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सिस्को का है, कि चेक पॉइंट का है, कि कनेक्टिविटी स्पेसिफिकली लेयर 2 पे अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, तो आर और मैक एड्रेसेस का इस्तेमाल करके मैं इसको समझ सकता हूँ। ठीक है। तो कुछ इस तरह से है ये। आगे देखते हैं। हम्म। इसमें जानने वाली याद रखने वाली बात है कि ये जो है, ये ट्रैफिक सबके पास जा रहा है। तो दैट्स नॉट फॉर मी। तो ये नहीं है मेरे लिए, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा इसको। डाटा रिसीव्ड, अब ये इसके लिए प्रिंटर के लिए था, जिसको उसमें उसका डेस्टिनेशन एड्रेस में उसका नाम दिख गया, तो वो क्या करेगा? डेस्टिनेशन एड्रेस उसका है चूंकि, इसलिए इसको उसका वैलिडेट करेगा चेकसम को। चेकसम हमने देखा था ये वाला। ये चेकसम को वैलिडेट करेगा कि जो डेटा सामने वाले सेंटर ने भेजा है वही वाला आया है ना उसके पास में। तो अगर वैसा ही है, द द डेटा इज नाइस, देन वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। टाइप ऑफ मैक एड्रेस, ओके। Which data is for them when one device send data to one or okay, okay. But what if one device is sending data to multiple device? Okay. Type of MAC address, okay. Okay, देखिए, अगर पॉज करते हैं, अगर एक डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है सभी डिवाइसों को, तो क्या वो एक पैकेट के ऊपर में तो एक ही एड्रेस लिख सकते हैं ना हम, उससे ज्यादा तो नहीं लिख सकते। तो उस जगह पर ब्रॉडकास्ट के लिए एफ 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 ये लिख के भेजता है। तो ये सभी के लिए होता है। इसी प्रकार से मल्टीकास्ट वाले केस के अंदर में भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट डाल के दे भेजेगा, तो वो सभी को नहीं, बस काफी लोगों को, या जो इंटरेस्टेड है सुनने के लिए उन लोगों को पहुंचेगा। तो इसके अंदर में ये चीज दिखाई गई है कि ब्रॉडकास्ट करने के लिए क्या करते हैं। ओके। तो यहाँ क्या बोल रहा है? इफ द डिवाइस नीड टू सेंड द सेम डेटा टू ग्रुप ऑफ डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क, इट मस्ट यूज ए ग्रुप एड्रेस और ए मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। अभी मल्टीकास्ट मैक एड्रेस का एग्जांपल ये दे दे देखो। 5 डिवाइसेस उसमें के 3 के पास जा रहा है, जाना है डेटा को। तो ये जो 0100 एक ग्रुप का, एक ग्रुप को डिफाइन करने वाला एड्रेस है, वो उस पर वो डेस्टिनेशन एड्रेस पर सेंड करेगा। तो सारे उस ग्रुप के लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मल्टीकास्ट के लिए भी मैक एड्रेस बनाया जा सकता है, करा जा सकता है। ठीक है। ऑलराइट, नाउ वी कम्स टू 1980s, थोड़ा हिस्टोरिकल उसमें जाते हैं। तो क्या होता था कि 543 रूल हुआ करता था उसमें, उस जमाने में। सो व्हाट वाज दिस कि एक नेटवर्क जब आप बनाओगे तो 5 से ज्यादा आपके पास सेगमेंट नहीं होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, इसके पहले का और इसके बाद का।
ठीक है। तो रूल ये था कि तीन रिपीटर लगेंगे, एक रिपीटर ये लगा हुआ है, एक रिपीटर ये लगा हुआ है, एक रिपीटर ये लगा हुआ है, तीन रिपीटर लगेंगे। और 543 रूल ऑफ रिपीटर, 543 रूल ऑफ रिपीटर इन नेटवर्किंग, ये काफी सदियों पुरानी बात है एक्चुअली, तो इसलिए मैं थोड़ा उसको यहाँ से सर्च करके बता रहा हूँ आपको। द 543 रूल इज ए डिजाइन गाइडेड फॉर इथरनेट नेटवर्क दैट लिमिट द नंबर ऑफ सेगमेंट एंड रिपीटर इन ए कोलिजन डोमेन। तो कितने होने चाहिए? 5 सेगमेंट। देयर शुड बी नो मोर देन 5 सेगमेंट बिटवीन एनी टू नोड्स दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मैक्सिमम कितने रिपीटर होने चाहिए? देयर शुड बी नो मोर देन 4 रिपीटर इन दोस 5 सेगमेंट। और 3 एक्टिव डिवाइसेस, नो मोर देन 3 of the 5 segment कैन हैव एक्टिव डिवाइस। तो कुछ इस तरह से बनाते थे उसको, नेटवर्क को, कि नेटवर्क के शुरुआत वाला एरिया, सपोज इस तरफ वाला एरिया और इस तरफ वाला बाद वाला एरिया, उसके अंदर में कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं रहेंगे। डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे इतने में, इतने में। तो एक सेगमेंट हो गया, 2 सेगमेंट हो गया, 3 सेगमेंट हो गया, इस तरह से कुछ, समथिंग लाइक दैट। तो ये इस तरह का एक पैरामीटर, क्यों? रीजन बीइंग इज, रिपीटर क्या करता है, फिजिकल लेयर की जो सिग्नल्स है उसको सिर्फ मॉड्यूलेट, शायद नॉट अ करेक्ट वर्ड, उसको एनहांस करता है। मतलब जो सिग्नल 5 -5 है, वो जब चलेगा केबल से तो थोड़ा आगे जाने के बाद में वो -5 से -4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो दूसरा रिपीटर वापस आएगा और उसको 5 करेगा। तो जब 5 करेगा तभी तो उसका उसका मीनिंग 1 रहेगा। यदि +5 = 0, तो +5 से +2 हो गया, तो कंप्यूटर विल नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है, राइट? 0 है कि 1 है, नहीं समझ में आएगा उसको। क्लिक ऑन द एडिशनल इंफॉर्मेशन to, where is the other, okay, here is that tradition, okay, here it is. Maximum cable length of ethernet media क्या था? In a LAN using shared ethernet access, any data sent over the wire must reach each part of the network or collision domain within a certain amount of time. फाइबर ऑप्टिक की दूरी 10 किलोमीटर थी। ये स्टैंडर्ड है। 1000 बेस LX10, LX 1000 10 बेस्ट F, 10 बेस्ट 5। और ये हमारे 100 मीटर वाली केबल है ये। 100 बेस्ट T मतलब 100 Mbps, सॉरी 100 मीटर। 1000 बेस्ट T गीगाबिट इथरनेट, 100 Mbps भी है और ये 1000 Mbps भी है। तो इसकी कैपेसिटी 1000 Mbps और 100 मीटर की दूरी इन तीनों की। 100 मीटर जैसे खत्म होने वाली है तो एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। अब रिपीटर का ही नेक्स्ट रूप आया हब। रिपीटर के अंदर में क्या होता था कि एक केबल से दूसरी केबल, इस तरह से, मतलब फिजिकल लेयर पर एक नल से जब दूसरा नल कनेक्टेड होगा तो सिंगल ही होगा। लेकिन हब क्या था इसी का? बड़ा भाई या छोटा भाई, जो कि मोर स्मार्ट था। तो उसमें क्या किया कि एक केबल लगाई आपने और उसी के अंदर में 4 खटके और लगा दिए, तो 4 PC लग जाएंगे। एक पीसी का इनपुट लोगे आप और आप उसको 4 PC में कन्वर्ट कर दोगे, तो दैट इज हब। तो इस तरह से। और ये एग्जांपल दिया, नॉन पॉपुलेटेड सेगमेंट कौन कौन से हैं? ये वाला नॉन पॉपुलेटेड है, ये वाला नॉन पॉपुलेटेड है। रिपीटर भी सारा पॉपुलेटेड एरिया इधर ही है, बीच में ही। पॉपुलेटेड सेगमेंट, नॉन पॉपुलेटेड, इस तरह से। ठीक है। तो 543 रूल ये है, और ये सभी एक ही कोलिजन डोमेन कहलाएगा। क्यों कोलिजन डोमेन? क्योंकि लेयर 2 इसमें एंगेज नहीं हुई है, और ये जो बोलता है वो यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, यानी कि ये एक ही कोलिजन डोमेन है, राइट? नेक्स्ट, ये है ईथरनेट के भी पहले का ईथरनेट, मतलब जो आजकल आप ईथरनेट देख रहे हो उससे अलग। ओके, मैंने एक चीज आपको, ये कोएक्सियल केबल बोलते हैं, जो डिश में केबल लगी हुई अभी भी आपको मिलेगी डिश एंटीना में, तो इससे इंटरनेट चलता था पहले, या इससे कंप्यूटर कम्युनिकेट करते थे। बाद में ये आया, और ये जब आया तो ये खत्म नहीं हुआ, ये आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। इसके सिर्फ 10 बेस, 100 बेस, 1000 बेस TF, ये वो सब चेंज हो रहे हैं, बाकी प्रोटोकॉल वाइज ये खत्म नहीं हुआ अभी तक के, अभी तक के वैलिड है। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर में 10 बेस T क्या होता है?
10 Mbps स्पीड है इसकी। बेस बैंड ओनली इथरनेट सिग्नल इज कैरिड ऑन द वायर। राइट। बेस बैंड कैट थी पहले, कैट 5 काफी साल तक चला, अभी भी शायद 5 और 6 चल रहे हैं। RJ45 इसके कनेक्टर को बोलते हैं, जो यहाँ दिखा हुआ है। ठीक है। कैट 3 के अंदर में जो फोन वाला रहता था, पतला वाला छोटा वाला लगता था, कैट 5 के अंदर में ये बड़ा वाला लगता है, जो आज भी लग रहा है। RJ45 कनेक्टर कहते हैं इसको। अब इसमें अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर रहता है, UTP केबल रहता है। ओके। मैंने एक बात बीच में नहीं बताई थी और कहा था कि बाद में जब आएंगे तब बताऊंगा कैसे है फुल डुप्लेक्स टू हाफ, हाफ डुप्लेक्स टू फुल डुप्लेक्स हो गई जनरेशन। तो इतनी केबलें हुआ करती है, राइट। तो इसको जब आप क्रॉस में लगाओगे, तो सपोज नीले से मैं आपसे बात करूं और हरे से आप मुझसे बात करो, तो ये एक ही केबल से हम दोनों एक ही टाइम पे बात कर सकते हैं, राइट। दैट इज हाउ इट वाज कन्वर्टेड इनटू हाफ डुप्लेक्स टू फुल डुप्लेक्स। ठीक है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट। ऑलराइट, अर्लियर इथरनेट नेटवर्क डिवाइस हब, देखो हब का एग्जांपल दिया हुआ है इसने, ये वाला। पहले ये रिपीटर था। ठीक है। ये ये सिर्फ ये वाले केबल को की एक्सटेंशन करने के लिए, ये 100 मीटर की केबल हो गई। अब इधर भी हमारे पीसी लगे हैं सपोज, एक रिपीटर लगा दो, इधर बढ़ा दो। तो इसने क्या किया, इन सब की सिग्नल को रिपीट करके इस तरफ पहुंचा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर अगर कट हो गया तो खत्म हो गई कहानी इधर की इधर। तो इसको बोलते थे बस टोपोलॉजी, इसको बोलते थे स्टार टोपोलॉजी। इसके बाद में ओके वही लिखी हुई शेयर्ड बस विद रिपीटर। तो ये रिपीटर थोड़ा सा एडवांस हो गया, जबकि ये बड़ा था उस टाइम पे, फिर छोटा हो गया, ये ऐसा छोटा हो गया। फिर क्या हुआ इसके अंदर में, जैसे दो 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 कनेक्टर्स हुआ करते थे, इधर से एक केबल घुसेगी उधर से एक निकलेगी। लेकिन इसको क्या किया यहाँ पर, 10 दे दी इसके अंदर में, तो उसी में खुश हम सभी। साइबर कैफे के अंदर में एक हब लगा रहेगा और एक लिंक उसमें आएगी, और इसके अंदर में 10 पीसी लगा दिया, तो 10 लोगों से 20-20 रुपए ले लो, आप 10-10 रुपए ले लो इंटरनेट चलाने के लिए, सो समथिंग लाइक दैट। राइट। तो ये स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है हब। अभी तक हम लेयर 1 पर चल रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है अभी तक लेयर 1 पर हो रहा है, राइट। इसका कोलिशन डोमेन एक ही है, मतलब कोई अगर बात करता है तो सब के टकराएंगे आपस में, सब एक ही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब लेयर 2 आ जाएगी तो कोलिजन डोमेन चेंज हो जाएगा तब। अच्छा, ब्रॉडकास्ट डोमेन भी एक ही है, तो अगर सब बात करेंगे तो किसी को नहीं सुनाएगा, राइट। ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन में थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस, इसलिए समझना थोड़ा कठिन है, राइट। अब रिपीटर पे या फिजिकल लेयर पर कोलिजन डोमेन भी एक ही होता है और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी एक ही होता है। लेकिन लेयर 2 पर यह चेंज हो जाता है। लेयर 2 पर आपका अगर एक ही वीलैन है तो कोलिशन डोमेन तो एक ही रहेगा, राइट। लेकिन पोर्ट अलग है और वीलैन, सॉरी, उसी पोर्ट पर दूसरी वीलैन भी है, सपोज ट्रंक पोर्ट है। और मैं थोड़ा आगे का टॉपिक बता रहा हूँ, समझने में हो सकता है दिक्कत हो जाए, लेकिन जब लेयर 2 इन्वॉल्व होएगा तो आप ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर सकते हो उससे। मतलब ऑफिस में एक कमरा है, उसमें HR की टीम और सेल्स की टीम दोनों साथ में बैठी हुई है, तो कोलिजन तो होता ही होता है। लेकिन ब्रॉडकास्ट भी एक ही होता है, तो चिल्लाएंगे तो भी एक ही कमरे में रहेगा, और अ, बात करेंगे तो भी टकराव एक ही कमरे में होगा। लेकिन यदि हम उसी कमरे को 2 कमरे में डिवाइड कर देते हैं, बीच में साउंड प्रूफ ग्लास लगा देते हैं, तो क्या होगा कि कोलिजन डोमेन दोनों का इंडिविजुअल हो गया, आपस में 2 कोलिजन डोमेन बन गए हमारे पास में, और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी 2 बन गए, राइट। तो कोलिजन डोमेन ग्लास के, सॉरी ग्लास, सपोज करो कि ग्लास इतना भी साउंड प्रूफ नहीं है, ग्लास है सिर्फ, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही रहेगा फिर, एचआर और सेल्स का। यानी कि कोई अगर जम से माइक पे चिल्ला रहा है ब्रॉडकास्ट में, तो वो इस कमरे से उस कमरे में चला जाएगा। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम नॉर्मली, तो कोलिजन डोमेन सिर्फ एक ही कमरे की बात एक ही कमरे में रहेगी, राइट। थोड़ा इस तरह से समझे तो ज्यादा आसान रहेगा। ओके। देखो अब ये एंगेज कर दिया, अभी ला ली लेयर 2। अभी लेयर 2 लेके आया तो क्या होगा,
ये हमारे एचआर वाले, ये हमारे सेल्स वाले। तो जब ये नॉर्मल बात कर रहे हैं तो इनकी बातें, ये अपने एक दूसरे को बात करके बात कर रहे हैं। या कभी तीन भी बात कर लेते हो तो तीन बात कर लेते हैं, लेकिन बात धीरे धीरे कर रहे हैं तो क्या होगा, ये यहाँ टकरा जाएगी, लेकिन इस पार नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वो ज्यादा जम से नहीं बोल रहा है। इस तरह समझा, ठीक है। लेकिन जब उसने स्पीकर पे चिल्लाया तो ये ब्रिज को भी पार कर देगा। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन तो आपका ये एक ही है। एफ 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 जब हमारे पैकेट पर लिखे रहेंगे तो वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ब्रॉडकास्ट। लेकिन जब ये, क्योंकि क्या होगा, ये जो ब्रिज है ये क्या करता है, ये एक टेबल बना लेता है। इस तरफ की टेबल और इस तरफ की टेबल, दो टेबल बनाता है। तो एक तरफ में इन सबके मैक एड्रेस लिखे हुए हैं, राइट। मैक एड्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया हमारा इस साइड वाला एचआर का और इस साइड वाला सेल्स का। अब क्या होगा, 1 ने 5 के लिए कोई मैसेज भेजा और साथ में 2 ने भी भेजा, एक ही टाइम पे भेजा, तो कोलिजन हो गया, यहाँ पर टकरा गया। ब्रॉडकास्ट की अभी हम बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर भेज रहे, ए ने भेजा, 1 ने भेजा 5 के लिए, पहुंच गया, वो इधर ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए ने एफ 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 लिख के भेज दिया, एफ 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 यानी सभी। तो ये इधर सबको भी पैकेट मिले, फ्रेम मिलेंगी, और इधर भी भिजवाएगा, ये सबके लिए। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन एक है इनका, और कोलिजन डोमेन दो अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट। अर्लियर ईथरनेट नेटवर्क ब्रिज ऑपरेशन। तो ब्रिज कहाँ ऑपरेट करता है? लेयर 2 पर ऑपरेट करता है। अब वो जिस तरह से मैंने आपको बताया वैसे करा होगा। तो इसका कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन दोनों एक ही है, ठीक है। इसका भी एक ही है, इसका भी एक है, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को दो हिस्सों में बांट रहा है, टेबल बना के। ये बनाया उसने मैक एड्रेस टेबल। यहाँ पोर्ट लिखे और यहाँ मैक एड्रेस लिखा, तो यदि ये इसको भेजेगा तो वो उसका पैकेट को इधर से इधर ही भेजेगा, उस पैकेट को इधर फॉरवर्ड नहीं करेगा। उसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। ऐसा, द डेस्टिनेशन इज नॉट अब। अब अगर ये ब्रिज के पास पता चला कि नहीं है, तो फिर क्या करता है, ये फॉरवर्ड करता है। डेस्ट कौन सा फॉरवर्ड? ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करता है, एफ एफ लिख के भेज देता है सबके पास कि ये पता नहीं है मुझे किसका है। तो फिर ये सबके पास जाएगा वहाँ। फिर जब वो रिस्पॉन्ड करेगा तो वापस वो एक टेबल बना लेगा, उसके सोर्स एड्रेस को पढ़ के। तो सोर्स एड्रेस को जब पढ़ेगा तो वो टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पे काम होता है, राइट। ओके। ब्रिज नेवर चेंज द डेस्टिनेशन और सोर्स मैक एड्रेस, दे सिंपली लुक एट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस टू मेक देयर डिसीजन। अच्छा, ये जब पैकेट, ये किसी का चेंज नहीं करता, ये उन्होंने जो पैकेट जो फ्रेम भेजा था उसके ऊपर में से पढ़कर सिर्फ ये टेबल मेंटेन करता है, ताकि वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर सके। चेक योर अंडरस्टैंडिंग में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा ऑपरेशन ब्रॉडकास्ट डोमेन का, वो कैसे हो रहा है, सेंड डेटा। इसने डेटा सेंड किया, आई एम फॉरवर्डिंग दैट डेटा, दोनों के पास गया। फिर यहाँ फेलियर है, ये दूसरे रास्ते से चला गया। तो ये स्विच जो है, ये इस काम से भी आया आपकी जो है। ओके, फिर इसके अंदर में क्या हुआ कि इसका एक कुप्रभाव ये हुआ कि ये लूप भी बन सकता। तो इस लूप को अवॉइड करने के लिए फिर एसटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। तो जब किसी जगह पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, तो वो एक रास्ता बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो उसको ब्लॉक कर देगा। ये थोड़ा और आगे आने वाले कॉन्सेप्ट हैं जो कि बताए गए हैं इसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट, टुडेज नेटवर्क, आजकल के नेटवर्क के बारे में बताया हुआ है। ये अब ब्रिज के बड़े भाई का रोल आ गया आने वाले सब कुछ समय बाद। तो ब्रिज जो था आपका सॉफ्टवेयर वाला डिवाइस था। उसके बाद में उसमें दो तीन पोर्ट ज्यादा से ज्यादा होते थे। फिर स्विच वाले ऐसे आ गए, जो उसका छोटा भाई आया, स्विच। वो वेरी 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 एडवांस, उसको सब कुछ जो है हार्डवेयर में ही उसको सारा उसकी क्षमता को इनबिल्ट कर दिया। और पोर्ट
10, पहले 10 लगने लगे, फिर 20, फिर 100, 1000, हजारों वाले भी स्विच आपको मिलेंगे। ठीक है। उससे हुआ ये कि जो जब हार्डवेयर बेस्ड बन गया आपका छोटा भाई ब्रिज का, जिसे स्विच बोलते हैं, तो काफी स्पीड में डिफरेंस आ गया। राइट। और स्केलेबिलिटी देख लो आप, बहुत ज्यादा हो गई स्केलेबिलिटी का मतलब कि भाई 100 पीसी लगा दिए। आईबीएम के अगर ऑफिस में जाओगे 1000 पीसी लगे पड़े हुए हैं। एक एक बिल्डिंग के अंदर 10-10 हजार एम्प्लॉई है। तो ये सब कुछ मैनेज होने लग गया उसके आने से। क्या क्या फायदे हुए हैं वो बताया। नेटवर्क बैंडविड्थ आल्सो नोन एज डेटा ट्रांसफर रेट और बिट रेट, ये बढ़ गई। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए गिवन टाइम पीरियड, यूजली 1 सेकंड। 1 सेकंड में क्या स्पीड है वो दिखाता है। 1000 बेस, 100 बेस, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, फिर 10 गिग, अब तो 100 गिग चल रहे हैं। 100 गिग ऑफ डेटा एक स्विच एक पोर्ट में से निकाल के दूसरे पोर्ट में भेजा था, मतलब 100 गीगाबिट डेटा विद इन अ सेकेंड। राइट। सो ये सब कैपेबिलिटी स्विच के आने के बाद में पॉसिबल हो पाई, और उसके हार्डवेयर उतने पावरफुल हुए इसके कारण हुई। राइट। फिर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, ये भी बढ़ गए। नेटवर्क थ्रूपुट, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, थ्रूपुट और हमेशा आइडियल सिचुएशन और नॉन आइडियल सिचुएशन में तो फर्क होता ही है। थ्योरेटिकल कैपेसिटी अगर 100 की है, 100 एमबीपीएस की, तो 100% डेटा तो नहीं जाएगा, एक्चुअल कैपेसिटी होगी 100 एमबीपीएस। तो बट स्टिल 100 एमबीपीएस और 1000 एमबीपीएस इज enormous number of thing. Okay. Bit per second decimal, bit per second spoken, unit per second abbreviation, 1 के भी ये इसका 1 ट्रिलियन बिट पर सेकंड। बिट के नाम से भी आप क्वांटिटी को नाप सकते हो कि पर बिट कितनी बिट निकली। 1 किलो बिट, 1 एमबी, 1 गीगाबिट, 1 टेराबिट। ओके। ओके। टाइम टू ट्रांसफर, then next time to transfer 6 minute, what is this? नेटवर्क स्पीड एक्चुअल और उसका जो बताया उन्होंने कि थोड़ा जो भी है डिफरेंस है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंड ओवर नेटवर्क इज गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अभी क्या है? नेटवर्क बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कैसे निकालनी है? कन्वर्टिंग मेगाबिट पर बिट, ये टू बाइट, बाइट को कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड कर दो उसको। ओके। कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क डिवाइस स्विच, ये है राउट, ये L3 डिवाइस है। L3 का काम है राउटिंग करना। इसमें आता है राउटेड प्रोटोकॉल और राउटिंग प्रोटोकॉल, हम L3 जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। स्विच होता है लेयर 2 डिवाइस। ठीक है। होम इंटरनेट की स्पीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, टुडेज नेटवर्क टेक्नोलॉजी सपोर्ट हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी। अभी आपके घर में ही आपको 1 गीगाबिट वगैरह के मिल रहे हैं। राइट। इथरनेट रिसीव ऑक्सिलरी, इथरनेट ट्रांसमिट, पिन की सेटिंग्स के बारे में बताया हुआ है कुछ कुछ। तो ये भी आप देख सकते हैं इसको बाद में। ठीक है। नेक्स्ट इज, ओके, स्ट्रेट थ्रू केबल क्या होता है, क्रॉस केबल क्या होता है वो देख लेते हैं। स्ट्रेट थ्रू केबल किसको बोलते हैं? स्ट्रेट थ्रू Ethernet cable connect an end user device to a network device. When the end user device send data on the transmitting pair wire, the network device receive the data on the receive pair. तो ये क्या हुआ है? बहुत अच्छी समझने वाली बात है। स्ट्रेट थ्रू केबल पहले जमाने की भी बात है ये, आजकल तो सारे चल जाते हैं, केबल कोई भी लगा दो। क्योंकि हमारे ये डिवाइस थोड़े स्मार्ट हो गए हैं इधर के ना, ये समझ जाते हैं, सेंस कर लेते हैं कि कौन से वाले डिवाइस से कोई डेटा आ रहा है, कि कौन से वाले डिवाइस से आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट। ऑलराइट। सॉरी, बच्चे लोग आ गए थे। ओके। सो नेक्स्ट। ऑलराइट, तो मैं ये बता रहा था कि स्ट्रेट थ्रू केबल जो है ना,
पुराने दौर में टू डिफरेंट लेयर ऑफ डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए काम में आते थे। स्ट्रेट थ्रू केबल मतलब क्या है कि कंप्यूटर को अगर स्विच पे लगाना है तो स्ट्रेट थ्रू लगा सकते हो, कंप्यूटर को स्विच को अगर राउटर पे लगाना है तो स्ट्रेट थ्रू यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखने वाली बात यह है कि ट्रांसमिट और रिसीव केबल जो है ना सेम सेम है, और इधर डिवाइसेस के अंदर में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी। वो सिर्फ मैनुअल उसके ऊपर काम करते थे कि एक नंबर 3 नंबर में जाएगा तो एक नंबर से डेटा घुसेगा और 3 नंबर पे निकलेगा, सिंपल हो गया। उसी का विपरीत 6 नंबर से डेटा जाएगा और 2 नंबर पे आएगा, तो रिसीव के लिए 2 नंबर वाली केबल हो गई और सेंड के लिए 1 वाली हो गई। उसी प्रकार 3 और 6, सम लाइक जस्ट एन एग्जांपल, और एक्चुअली एक्यूरेट है एग्जांपल। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, डिपेंड ऑन सम वेंडर्स ऑल्सो, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता था, लेकिन ऐसे था कि एक केबल से बात होएगी, एक केबल से बात सुनी जाएगी। तो इसी ये 5 पेयर ऑफ जो है इसमें, एक से लेके 5 पेयर, तो इनके इसी में ये फुल डुप्लेक्स हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेट थ्रू का इस्तेमाल सिर्फ उसी में होता था। आज भी आपको कोई डिवाइस ऐसे मिल सकते हैं, कभी कभी हो सकता है कि आप ऐसी वाली केबल इस्तेमाल कर रहे हो साइड पे, यदि आप काम कर रहे हो तो, कि स्ट्रेट थ्रू नहीं लगाना है उन दोनों के बीच में बात करने के लिए, या आप लगा दे रहे हो और वो सेंस नहीं कर पा रहा है, तो क्या है कि आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन इन दैट सेंस। तो इज दैट, जब सिमिलर डिवाइस, क्योंकि क्या है, पीसी पीसी दोनों एक एक से ही बात करेगा, ठीक है, ये समझो बात को। 2 पीसी है, दोनों पीसी के अंदर में जो पोर्ट लगा है उस केबल के अंदर में, एक नंबर का केबल उसके अंदर में उसमें पहले से डिफाइंड है कि वो वो पीसी जो है वो एक नंबर से सेंड करेगा। तो ये पीसी हो गया, ये पीसी हो गया, सपोज ये भी बहुत अच्छा क्रॉसओवर का एग्जांपल आ ही गया ना। हम इसमें स्ट्रेट लगा देते हैं, तो स्ट्रेट लगा देते हैं तो एक पे ये भी सेंड कर रहा है, एक पे ये भी सेंड कर रहा है, तो सेंड जिस पे एक कर रहा है वो कोलिजन हो जा रहा है पूरे का पूरा, तो ये खत्म हो गई कहानी, राइट। इसीलिए इन केसेस के अंदर में क्रॉसओवर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, वही डेफिनेशन में लिखा है, ए क्रॉसओवर इथरनेट केबल कनेक्ट टू एंड यूजर डिवाइस, द क्रॉस वायर्ड wire within the cable allow the transmit wire on the sending computer to connect to the receiving circuit on the receiving computer। हालांकि ये बात अब 100% एक्यूरेसी के साथ में नहीं बची है, क्योंकि सभी वेंडरों ने अपने अंदर एक सेंसिंग ऑटोमेशन लाइक सिस्टम मैकेनिज्म लगा दिया है, एक प्रोग्राम बना दिया है जो सेंस कर लेता है आज की तारीख में कि किस पर से डेटा जा रहा है, किस पर से आ रहा है, राइट। बट स्टिल आइडियल सिनेरियो है, जो हमने लॉजिक थ्योरेटिकल चीज पढ़ी है उसको दिमाग में रख लेना बेहतर होता है कभी कभी, कि आप जब सारी चीजें हार गए देख के, तो केबल आप चेंज करके देख लो, स्ट्रेट थ्रू के बदले क्रॉस केबल लगा करके, ठीक है। तो दो स्विच को कनेक्ट करते वक्त आप, मैंने वही बताया आपको, फिर से बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आजकल के स्विच जितने आपने जो खरीदे हैं, वो एडवांस है, जिसमें केबल स्ट्रेट थ्रू लगाओ तो भी वो सेंस कर ले रहे हैं कि किससे भेजना है और किससे लेना है। अन्यथा नहीं है ऐसा सिनेरियो आपका, तो फिर आपको मजबूरन मैनुअल वो लगाना पड़ेगा। ब्रिज और स्विच के बारे में ये है इंफॉर्मेशन। ब्रिज और स्विच के बारे में तो क्या है, ब्रिज लेयर टू डिवाइस है, स्विच भी लेयर टू डिवाइस है। ईच पोर्ट क्रिएट ए सेपरेट कोलिजन डोमेन, ईच पोर्ट क्रिएट ए सेपरेट डोमेन, कोलिजन डोमेन, फॉरवर्ड ट्रैफिक एंड बिल्ड मैक एड्रेस। ये भी वही काम करता है, ये भी वही काम करता है। कॉमनली हैज 2 और 4 पोर्ट, और इसमें फ्यू पोर्ट से लेकर 100 पोर्ट तक भी आपको मिल जाएंगे। तो ये है स्विच के बारे में। स्विच और ब्रिज के जो हमारे L2 वाली के बारे में, हम L2 लेयर के डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये है भाई, आगे क्या है, विथ ट्विस्टेड पेयर केबल ईच ट्रांसमिट पेयर, ईच, वेयर इज दैट, ओके, ईच कोलिजन डोमेन हैज टू डिवाइस, द एंड यूजर एंड द स्विच। तो अभी इनका एक कोलिजन डोमेन एक इतना इतना हो गया, एक एक पीस लगाया ना आपने स्विच के ऊपर में, तो यहाँ कोलिजन का कोई सवाल ही नहीं बचा। मैं डायरेक्टली लेयर 2 से बात कर रहा हूँ इसके स्विच पे अगर लगा रहा हूँ तो, विथ ट्विस्टेड पेयर केबल ईच ट्रांसमिट पेयर इज ए आइसोलेट सर्किट। यदि आप यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर लगा दोगे तो ये आइसोलेटेड सर्किट है, देखा जाए तो। इसका बोलने वाला केबल अलग है और सुनने वाला केबल अलग है उसी 5 पेयर के अंदर में। तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया, बिकॉज both side of the connection will receive data from only a single network device. Packet will not get corrupted by multiple station transmitting simultaneously। अब कितने भी स्टेशन बात कर ले, ये आपस में टकराएंगे नहीं कभी। तो कोलिशन डोमेन इन्होंने खत्म ही कर दिया पूरा का। ओके, नेक्स्ट। हम्म
ओके, ब्रिज के बारे में देखो, फुल डुप्लेक्स, ये एक और हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिट करता था, ये फुल डुप्लेक्स करता है। एंड यूजर डिवाइस शेयर बैंडविड्थ ऑन ईच पोर्ट। यहाँ एक जो कनेक्शन लगता था ना, उसी के ऊपर डेटा शेयर होता है। यहाँ मैंने बताया आपको कि केबल अलग अलग, तो डेटा शेयर नहीं हो रहा है। ईच पोर्ट इज डेडिकेटेड टू ए सिंगल डिवाइस, बैंडविड्थ इज नॉट शेयर्ड। वर्चुअल लैन आर नॉट पॉसिबल। अब इससे भी ज्यादा बड़ी चीज आ गई, कोलिजन डोमेन को हटा दिया हमने, और आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी हटा दिया। अब वीलैन कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, तो ब्रिज के अंदर में वीलैन कॉन्सेप्ट इज नॉट पॉसिबल। हालांकि स्विच पर वीलैन इज पॉसिबल। ठीक है, वीलैन है, लैन बनाने के लिए हमने स्विच का इस्तेमाल किया था। अब इसी डिब्बे के अंदर में हम वर्चुअल लैन बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज वीलैन। स्विच विथ वीलैन, स्विच विथ वीलैन क्या होता है? अभी ये स्विच के ऊपर में अलग अलग वीलैन आएगी ना, तो वो जैसे एचआर की अलग विलेन बना दी और सेल्स की अलग विलेन बना दी, तो सेल्स की कोई सी भी इंफॉर्मेशन एचआर की तरफ में नहीं जाएगी, और एचआर की कोई सी भी इंफॉर्मेशन सेल्स की तरफ में नहीं जाएगी। अगर आपको उससे बात करानी होगी तो उसको फिर L3 पे भिजवाना पड़ेगा, एक राउटर बीच में लगाना पड़ेगा, या फिर आप हाँ, राउटर और स्टिक, उसके दो अलग तरीके, वो करना पड़ेगा। उसके बाद में ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात कर पाएंगे। लिमिटेशन ऑफ स्विच क्या है? ससेप्टेबल टू नेटवर्क लूप्स, इसमें लूप बन जाते हैं। तो यहाँ पर लूप से बचने के लिए क्या करते हैं? एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और दूसरे वीपीएसटी, और अलग अलग नाम से हैं, एम एस टी पी प्रोटोकॉल, ये सब यूज कर सकते हैं। माइट नॉट improve परफॉर्मेंस विद मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, माइट नॉट बी एबल टू इंटरकनेक्ट जोग्राफिकली डिस्पर्ट नेटवर्क। तो ये सब इसके नुकसान है। राउटर कैन अवॉइड दिस इश्यूज। तो जो काम स्विच ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसको करने के लिए इसके ऊपर एक और डिवाइस आता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम राउटर कहते हैं। राइट, तो ये है हमारा बिल्डिंग ईथरनेट लैन के बारे में चंद जानकारियां। अब इसकी और डीप में नॉलेज जिसमें दी गई है तीन चार, ये बहुत 1-1.5 घंटे से भी बड़ा हो गया। तो जिस तरह से लैन काम करता था, उसी तरह से वायरलेस भी काम करता, बस इसमें यह है कि यहाँ पर वायर नहीं होते हैं। बाकी सब चीजें तकरीबन तकरीबन सेम है, और स्टैंडर्ड का नाम अलग है। उसका नाम है 802.11 ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड, ये वाला। ठीक है, वाईफाई ब्रांड अडॉप्टेड हुआ था 1999 के अंदर में। तो इसको भी देख ही लेते हैं 5 मिनट थोड़ा सा। यूजर्स, ये भी CSMA CD यूज करा है। क्लच एंड कनॉट बी सोर्स पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आर रिक्वायर्ड, साउंड्स लाइक नो वन एल्स इज ट्रांसमिटिंग। तो ये वही भी CSMA CD का इस्तेमाल कर रहा है ये भी। वर्चुअल कोलिजन डिटेक्शन, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, ये सब सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें फिर क्योंकि ये केबल नहीं है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी का बहुत इंतजाम होता है वायरलेस के अंदर में। रोमिंग बिटवीन एक्सेस पॉइंट, इसके अंदर एक्सेस पॉइंट करके भी कोई कॉन्सेप्ट आता है। पावर सेविंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो काफी कुछ इसके अंदर में। ये हमारे JNCA के अंदर का टॉपिक नहीं है। अब इसके बाद में जो टॉपिक है वो हमारे पहले पढ़े गए टॉपिकों का ही मोर डिटेल्ड कंपैरिजन, और यू नो डेमोन्स्ट्रेशन है। राइट, और फिर आप अपनी खुद की जो लर्निंग्स है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं इनके ऊपर क्लिक कर करके। ऑल राइट, सो दैट्स इट। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने आपसे कहा था, आई ज्यूम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये इसके बाद की 3 4 5 जो हैं, ये आप खुद एक बार करके देख लेना। ठीक है, और यदि समझने की जरूरत पड़ी तो फिर हम इसे देखेंगे दूसरे टॉपिक के अंदर में। ओके, दूसरे सेशन के अंदर में, बिकॉज इट्स टू लॉन्ग अगेन। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, शेयर, जिसको जिसको यह JNCI करना है, आप शेयर कर सकते हैं हिंदी में। मैं इसको आज दो दो मॉड्यूल मैंने बना दिए हैं।
चार और बना दूंगा आजकल के अंदर में। तो फर्स्ट हमारा मॉड्यूल जो है, जीरो मॉड्यूल विल बी फिनिश्ड। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, और थैंक यू।